शताब्दी वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस हिंदू सम्मेलन में उपस्थित इंद्रप्रस्थ गुरुकुल के आचार्य श्री ऋषिपाल जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमने ये कह रहे हैं यहाँ रख दो, यहाँ कैच कर ले। जिन सज्जन को आमंत्रित किया है, हाँ, श्री भरतलाल व्यासला जी, देख लो थोड़ा बहुत और ब्रह्म कुमारी संस्थान से बहन सपना जी, उपस्थित गणमान्य सज्जनों और आदरणीय बहनों, आज मौसम अनुकूल नहीं है और इसलिए संख्या पक्ष थोड़ा कम रहा है, लेकिन किसी भी संगठन की शक्ति उसकी संख्या बल से नहीं होती, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति से होती है। तो जो भी लोग आप आए हैं, पूरी इच्छा शक्ति के साथ यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। संघ को काम करते हुए 100 वर्ष पूरे हो गए और इन 100 वर्षों की यात्रा बहुत सहज नहीं रही हिंदुस्तान में। जहां सनातनी हिंदू समाज बहुत संख्या में रहा हो हमेशा से, वहां पर संघ का संघर्ष भी अद्वितीय रहा है। आज जो स्थिति संघ की है वो बहुत सहजता से नहीं हुई है। प्रारंभ में आगे पास संघ को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता कर दो। लोग मजाक उड़ाते थे कि पार्क में कबड्डी खेल के ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, इसको सशक्त बनाएंगे, तो बड़ा मजाक उड़ाया बहुत। लेकिन संघ अपने काम में निरंतर कार्य करता रहा, इन चीजों की परवाह नहीं की कभी भी। फिर दूसरा कार्यकाल शुरू होता है, जब संघ का बहुत विस्तार तेजी से होने लगा, संगठित शक्ति दिखाई देने लगी, तो संगठित शक्ति से हमेशा राजनीतिक लोगों को पीड़ा होती है, उनको घबराहट होती है कि अगर ये संगठन शक्ति बहुत अच्छी और तेजी से बढ़ती गई तो हम लोगों का क्या होगा। इसलिए दूसरे कार्यकाल में जब संघ का विस्तार बहुत तेजी से होता चला गया तो उसका फिर विरोध होने लगा और संयोग से विरोध का मौका राजनीतिक लोगों को दे दिया और महात्मा गांधी जी की हत्या होती है और उसका दोषारोपण, झूठा दोषारोपण संघ पे लगता है। आप सबको ध्यान में आना चाहिए कि उस समय लगभग महाराष्ट्र के आसपास के 5500 लोगों का कत्लेआम हुआ था इस विरोध के कारण, एक पर्टिकुलर समाज के लोगों के कारण। तो इतना तेजी से असंख्य लोग जो है उस समय जेलों में बंद कर दिए, संघ पर प्रतिबंध लगा दिया पहला, और ये कह दिया, शासनादेश लागू हो गया कि सरकारी कार्य मुलाजिम कहीं भी संघ के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेगा, ना उसका सदस्य बने। बहुत तेजी से और बहुत निर्ममता से संघ का विरोध हुआ समाज में। लेकिन संघ यहां भी रुका नहीं, क्योंकि झूठा आरोप था, इसलिए तुरंत उससे 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद प्रतिबंध हटा दिया, पुनः संगठित हुआ और बड़ी ऊर्जा के साथ संघ आगे बढ़ता चला गया। 62 की लड़ाई होती है, 59 में बांडुंग सम्मेलन होता है और संघ ने चेतावनी दी कि जो चीन है ये विस्तारवादी देश है, ये भारत पर आक्रमण करेगा। लेकिन राजनेताओं ने उस समय कोई
उसका मखौल उड़ाया कि ये कौन मूर्ख है जो इस तरह की बात कहता है, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई है, कहीं कोई दोष नहीं है, कोई आक्रमण नहीं होने वाला। लेकिन 62 में यकायक आक्रमण हो गया और हम सबको पता है कि हमने बुरी तरह से हार झेली। उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने अग्रिम मोर्चे तक काम किया था, समाज के साथ मिलकर के, सेना के साथ मिलकर के। तो धीरे धीरे संघ को समाज समझने लगा कि जिस तरह से हम इसकी आलोचना करते हैं, जिस तरह से इसका विरोध करते हैं, यानी संघ का नाम लेते ही लगता था जैसे पता नहीं किस गिरोह से हम बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे संघ की बात समाज की समझ में आने लगी। और तीसरा कार्यकाल हुआ सहयोग का काल। समाज की तरफ से हमें सहयोग मिलने लगा और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में संघ का विस्तार हो गया। तिलक राज जी बैठे हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के, तो ऐसे लगभग 35 बड़े संगठन संघ के विभिन्न क्षेत्रों में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने लगे, जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, सेविका समिति है, सेवा भारती है, विद्या भारती है। ऐसे 35 संगठन विभिन्न क्षेत्रों में काम करने लगे बड़ी तेजी से। तो उसका विस्तार भी हुआ और समाज का सहयोग भी मिला। अब ये चौथा जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल को कहते हैं कि ये अपेक्षा का कार्यकाल है। संघ ने इतना काम किया है समाज के बीच में कि अब समाज ये अपेक्षा करने लगा कि इस देश में जो भी सुधार होना है, जो भी बात आगे बढ़नी है, उसमें संघ की अग्रणीय भूमिका होती है। इसलिए संघ से अपेक्षा करने लगा अब समाज। अब संघ का विरोध नहीं करता, विरोध तो राजनीतिक कारणों से हमेशा होता रहता है, लेकिन उस तरह से मुखर विरोध अब नहीं करता। तो ये जो अंतिम कार्यकाल है, यानी जो चौथा कार्यकाल है, सहयोगकार अपेक्षा का, इसमें अपेक्षा क्या है संघ से समाज की? तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, जब आपने यहाँ प्रवेश किया होगा, पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज परिवर्तन। 5 बिंदु हमने तय किए हैं समाज को बदलने के लिए, उसकी सोच बदलने के लिए। और उन पंच परिवर्तनों में से पहला जो परिवर्तन होना है क्या, कि हमें अपनी कुटुंब व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, परिवार व्यवस्था को। क्योंकि ये परिवार व्यवस्था हिंदू समाज की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर ये टूट गई तो पूरा शरीर जो है वो लकवा मार जाएगा। और आज जिस तेजी से पारिवारिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, हम सबके लिए चेतावनी है कि हम परिवार को किस दिशा में ले जा रहे हैं। एक बार का वाकया मैं सुना रहा हूं संस्मरण। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री होती थी मार्गरेट थैचर, और विश्व हिंदू परिषद की ओर से मकर संक्रांति का कार्यक्रम लंदन में आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में मार्गरेट थैचर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी। उसने जब उस कार्यक्रम में हिंदू समाज की पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझा, लोग परिवारों के साथ जब वहां इकट्ठे होकर के आए, तो मार्गरेट थैचर ने आयोजकों से पूछा कि भाई, हम इतने साधन संपन्न लोग हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम तो इतने खुश नहीं रहते, कभी तनाव रहता है 24 घंटे दिमाग में। आपके खुश रहने का कारण क्या है? तो आयोजकों ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हमारी खुशी का सबसे बड़ा जो आधार है वो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। हम परिवारों के संस्कारों के साथ पूरे विश्व में घूमते हैं, जीते हैं, और इसलिए जब तक ये परिवार संस्कार हमारे बीच में है, हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो मार्गरेट थैचर ने उत्तर में कहा
कि भाई अगर लंदन को आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, ब्रिटेन को, तो ये पारिवारिक व्यवस्था जो हिंदू समाज की भारत में है उसको आप इंग्लैंड में निभाने की कोशिश करें, इनको भी पारिवारिक महत्व समझाए। इतनी गहरी हमारी इकाई है ये, इतनी महत्वपूर्ण इकाई। विश्व उसका डंका मानता है, लोहा मानता है, लेकिन हम अपने परिवार से ही बिखरते चले जा रहे हैं, अपने परिवारों को ही संस्कार विहीन बना रहे हैं। तो करना क्या है? परिवार एकजुट रहे। तो हम ये मानते हैं और हमारी परंपरा भी है कि कम से कम 3 पीढ़ी के लोग एक छत के नीचे रहें, कम से कम। उससे ज्यादा रह सके तो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, लेकिन कम से कम 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे रहनी चाहिए। उसमें बच्चों में संस्कार रहेगा, परिवार में संस्कार रहेगा और एकजुटता रहेगी समाज में। तो पहला काम कि हम एकल परिवार की व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करें। जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आजकल आ गया है कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा अगर है तो बस, बाकी कोई नहीं परिवार। ये जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समाज में व्याप्त होता जा रहा है, इससे हमको बचना चाहिए। दूसरा क्या हमने करना क्या उसमें? दूसरी बात, कुटुंब व्यवस्था को संरक्षित रखने के लिए हमारा भोजन क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारी वेशभूषा क्या है। भोजन, भजन और वेशभूषा, भाषा, ये 4 बातें परिवार में अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए। क्या हम अपने परिवार के बीच में अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं? बोलचाल में विकृत होती जा रही है भाषा। कॉन्वेंट कल्चर के चक्कर में हम अपने भी बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं उस अंधी दौड़ में। दूसरा, हमारे बच्चे, हमारी बहुएं, हम लोग पहनते क्या है परिवारों में, कार्यक्रमों में, तो वेशभूषा पर बहुत असर पड़ता है, मूल्यों का, संस्कारों का असर पड़ता है। तो भाषा हो गई, भूषा हो गई और भोजन, जो पारंपरिक भोज थे हमारे, वो सब खत्म हो गए। आज बर्गर का, आज पिज्जा का, आज फास्ट फूड का कल्चर आ गया है सारा का सारा, जो मति भ्रष्ट करता है। मूल्यों का कोई योगदान नहीं है उसमें। तो ये जो 4 बातें हैं, इनको हमको संरक्षित करना है, अपने परिवारों में लागू करना है। ये सम्मेलन का महत्व है, यही उद्देश्य है उसका। और यही कहने के लिए हम समाज के बीच में जा रहे हैं कि परिवार अगर बच गया तो सब कुछ बच गया। हम कहते हैं कि एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार और साल में एक बार परिवारों में व्यवस्था होनी चाहिए। दिन में एक बार क्या? भजन, प्रार्थना, पूजा। सप्ताह में एक बार क्या? उपवास करना चाहिए। महीने में एक बार तो संकीर्तन समाज के बीच में, सत्संग। और वर्ष में एक बार क्या? तो परिवार सहित देशाटन के लिए जाना चाहिए अनिवार्य रूप से। ये जब परिवारों में आ जाएगा तो उसमें वो अपनत्व, उसमें जो अपनेपन का भाव है, जो भारतीय मूल्य है, जो जीवन मूल्य है, वो अपने आप आते रहे। तो ये परिवारों के संरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से जो भी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं उनको अपने परिवारों में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, कैसा बोलता है। ये संस्कारों का प्रस्फुटन अगर परिवार में नहीं हुआ तो फिर वो परिवार संस्कार विहीन होता चला जाएगा। उसको हम आधुनिकता के नाम पे स्वीकार करते हैं। ये आधुनिकता नहीं है, ये पतन का वो है संकेत, पारिवारिक पतन का संकेत है ये। अगर ये सब चीजें हमने अपना ली, हमने भारतीय संस्कार छोड़ ही दिए सारे। बर्थडे है तो केक काटना, बत्ती जलाना, बत्ती बुझाना, ये कौन सा संस्कार है हमारा? पारिवारिक कार्यक्रमों में कितने महंगे महंगे हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हमारे संस्कार नहीं है। प्रतियोगिता होती है, क्या उसकी शादी में इतने भोज बने थे तो मैं इतना बनाऊंगा उसमें।
ये जो रॉन्ग कंपटीशन हम समाज में ला रहे हैं, इससे बचना चाहिए तो परिवार बचेगा। किसी की देखा देखी हमने नहीं करनी। ये संकेत लेके, ये संदेश लेके हम लोग समाज के बीच में बात कर रहे हैं। दूसरा सामाजिक समरसता का विषय है। हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमी अगर है तो वो सामाजिक समरसता का अभाव है। हम जातियों में, बिरादरियों में, उपजातियों में, पूजा पद्धतियों में बढ़ते चले जा रहे हैं और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है। इसी का विधर्मी और देश जो समाज विरोधी लोग हैं वो फायदा उठाते हैं और हमारे सामने ही वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, फिर हम उनको गले लगाते हैं। जब तक वो अपने समाज के बीच में है उससे हम छुआछूत रखेंगे, अलग रखेंगे, कोई सामाजिक व्यवहार नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे उसने कन्वर्जन किया वैसे वो गले लगाना शुरू कर दिया। अगर पहले लगा लेते तो वो जाता ही नहीं आपके यहां से। तो ये सामाजिक समरसता का जो विषय है ये सबसे बड़ी आवश्यकता है हिंदू समाज की। हम एक बात कहते हैं कि हिंदुआ सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू कभी भी पतित नहीं होता। कहते थे कि हम एक माता की संतानें हैं। तो एक माता की संतान में भेदभाव होता है क्या? सामाजिक दृष्टि से भेदभाव होगा क्या? जब हम भारत को मां कहते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली संतानें एक जैसी रहेंगी कि नहीं रहेंगी? ये विषय हम क्यों नहीं मानते? और ये जातीय जो विद्वेष पैदा हुआ है ये तो अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ हमारे यहाँ। पहले इस तरह का कोई विद्वेष नहीं था समाज में। हम उसी अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं। तो ये जातीय जो संकीर्णताएं हैं, जाति का स्वाभिमान होना चाहिए आज के तक, अनिवार्य है वो समाज के लिए। लेकिन जब हिंदू समाज के गौरव की बात आती है तो हमें उस जातीय स्वाभिमान को वही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हम जातीय स्वाभिमान के साथ आते हैं और उसमें भी वही बात कहते हैं जिससे समाज में बिगाड़ पैदा हो। तो सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। अगर इस समाज को तोड़ने से और कमजोर होने से बचाना है तो उन लोगों को हमको साथ रखना पड़ेगा जिनको हम अब तक तथा कथित दलित समाज का मानते हैं। कोई दलित नहीं है, मैंने बताया नहीं, हिंदुआ सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे। कोई पतित नहीं है, कोई दलित नहीं है। हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों वर्षों पहले ये उदाहरण मिलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम इसके साक्षात उदाहरण है। केवल प्रसंग से, निषाद राज प्रसंग से, सबरी से और सुग्रीव सब ये सामाजिक समरसता के संदेश देते हैं हमारे समाज। लेकिन हम दिन पर दिन सबको भूलते जा रहे हैं। तो सामाजिक समरसता समाज की एकता, उसकी शक्ति और उसकी जो संगठित शक्ति का परिचायक है वो सामाजिक समरसता। तीसरा जो विषय लिखा है बाहर, आपने पढ़ा होगा, वो है पर्यावरण का संरक्षण। एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अपने विदाई भाषण में एक बात कह रहे थे बहुत प्रमुख रूप। अगर इस देश में शांति रखनी है, नहीं इस विश्व में शांति रखनी है, मानव कल्याण का ध्यान करना है और विश्व के पर्यावरण की संरक्षा करनी है तो हमको भारतीय जीवन शैली को जीना चाहिए। भारतीय जीवन शैली, भारतीय जीवन शैली अगर हम जीते हैं, और भारतीय का मतलब हिंदू जीवन शैली को अगर हम स्वीकार करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, बड़ की पूजा क्यों होती है? वो कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई परंपरा नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन उस समय के ऋषि वैज्ञानिकों ने इस बात को खोजा था कि ऐसे पौधे हैं जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ते हैं, समाज को प्यूरिफाई करते हैं, और इसलिए इनके संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके साथ पूजा पद्धति जोड़ दी हमारी।
ताकि ये संरक्षित हो जाए। लेकिन वो अंधविश्वास इतना हो गया कि अगर मकान में कहीं पीपल जल गया तो उसको उखाड़ते भी नहीं हम तो। उसके पीछे का वैज्ञानिक भाव समझिए, वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिन रात ऑक्सीजन दे सके समाज को, लोगों को, इसलिए उसका संरक्षण करना। तो जीवन शैली, भारतीय जीवन शैली में पर्यावरण की सुरक्षा है। पानी कितना खर्च करना, प्लास्टिक का यूज करना कि नहीं करना, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन हम क्या स्वीकार करते हैं? क्या कोई भी कार्यक्रम होता है तो दिखाई देता है कि हम उसकी धज्जियां उड़ाते हैं उसको। तो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरुआत करो तो समाज बदलता है। मैं बदलूंगा तो समाज बदलेगा, मैं नहीं बदलूंगा और समाज को बदलने की बात करूंगा तो वो कभी नहीं बदलेगा, वो परोपदेश कुशल भाव तेरे हो जाएगी। तो इसलिए आज जरूरत है, पानी का जो स्रोत है कितने तेजी से नीचे गिर रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है हमको। आज पर्यावरणीय जो चेंज हो रहे हैं उसकी चिंता नहीं है हमको। हम सोचते हैं कि हमारा आज निकल जाएगा, कल देखी जाएगी। भारतीय जीवन शैली में कल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने आज में कल नहीं ढूंढा, उसकी चिंता नहीं की, तो आज भी हम समाप्त कर रहे हैं अपना। इसलिए जो भी बात हमारे वैज्ञानिकों ने कही है, हमारे समाज सुधारकों ने कही है, उन सबको एक एक बात को हमको आज यहां से लेकर के जाना होगा, तो ये हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य हो जाएगा पूरा। और केवल हम यहाँ किसी के कहने पे आए हैं, बात सुन ली और उसके बाद अपने अपने पल्ले झाड़ के यही जो हो गया चले गए, तो उसका ऐसे आयोजन सैकड़ों होते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज चिंता का सबसे बड़ा विषय है कि समाज पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। जो हमारी विरोधी शक्तियां वो बहुत चैलेंज दे रही है समाज को, और हम बेपरवाह होकर के सो रहे हैं अभी। और अंतिम विषय बहुत लंबे हैं, संक्षेप में बता रहा हूं। अंतिम है नागरिक बोध। हमारा मूल क्या है? आप में से ज्यादा 3 पीढ़ियों के नाम जानते होंगे आप, मैं। चौथी पीढ़ी का अगर आप अपने परदादा का नाम पूछोगे तो कोई नहीं बता पाएगा। तो गौरव कैसे होगा भाई अपने ऊपर कि हम किस वंशावली के हैं? तो कभी परिवार के बीच में बातचीत करते हुए हम अपने परिवार की वंशावली की चर्चा करते हैं क्या? मैं कौन हूँ, मेरे पिताजी कौन थे, मेरे दादाजी कौन थे, मेरे परदादा कौन थे, और आगे के फोर फादर हम कहाँ से आए, कैसे हमारा उद्गम हुआ। अगर इस बात को हम अपने परिवार के लोगों के साथ साझा नहीं करेंगे तो बात कैसे बढ़ेगी? तो स्वयं का बोध होना चाहिए हमारे अंदर। हु एम आई, मैं कौन हूं? मैं अगर समझ गया अपने आप को तो समाज समझ सकता है। तो समाज का चिंतन करने से पहले अपने बारे में सोचिए। स्वयं के बोध की बात मैंने बताया ना, अभी 2-3 बातें। स्वभाषा है क्या, तो बोली है क्या, स्वयं का यही तो मतलब स्वाभिमान हो हमारे अंदर, अपने पे स्वाभिमान हो कि जो मैं कह रहा हूं, मेरे जो जीवन में वो सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए दूसरे की नकल करके हुए हम अगर काम करते हैं तो जीवन मूल्यों का क्षरण हो गए। तो स्वयं के भाव के साथ हमारे अंदर अभी भी भयंकर रूप से गुलामी की मानसिकता भरी पड़ी है। उसी में हम आधुनिकता ढूंढते हैं, उसी में प्रगति ढूंढते हैं, और अपना जो कुछ भी है उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो वो स्वयं को जगाना पड़ेगा। सब कुछ प्राचीन गलत है ये अच्छी धारणा नहीं। लंच का भी तो टाइम हो जाएगा, भोजन का। हमारे जीवन मूल्य क्या है उनको देखते हुए ये कहना कि ये तो पुरातन पंथी बात है, ये गलत है। गीत हटा दें बस। तो स्वयं का भाव मेरे अंदर आना चाहिए। और नागरिक कर्तव्य हम सब जानते हैं कि क्या क्या होते हैं। एक नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व तो क्या है इस समाज में। कविता सुना के फिर सीधा आचार्य जी को बुला दें। तो जो कारोबार करते हैं वो कारोबार ठीक कर रहे हैं क्या? व्यापार कर ठीक दे रहे हैं क्या? टैक्सेस
मैं वोट डालने तक जाता हूं तो केवल जाति के आधार पर या समझ उसके समझदारी के आधार पर डालता हूं क्या? ये सबसे बड़ा नागरिक कर्तव्य है। मैं जाता भी हूं कि नहीं जाता हूं, उसकी चिंता भी है कि मुझे। तो नागरिक कर्तव्यों में बहुत छोटी छोटी बातें। मैं अनाधुंध पानी तो नहीं बहा रहा हूं जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं थी। भारती जी को 5 मिनट बोलो। मैं चलते हुए जो है पॉलिथीन रास्ते में फेंक रहा हूँ क्या, जिसमें मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं। आप विदेशों में जाओगे तो वहां सब कुछ साफ मिलता है। क्यों मिलता है? कि उनके अंदर नागरिक बोध है। वो जानते हैं इसका भारी टैक्स, वो जुर्माना मुझे भुगतना पड़े अगर मैं गंदगी करता हूँ। यहाँ तो कहीं भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन टोकने वाला है। तो ये नागरिक बोध जब तक मेरे अंदर नहीं आएगा, इस समाज का हम सुधार नहीं कर सकते। और इसलिए मैं सबसे एक विनम्र निवेदन करने आया हूं कि जो 4-5 बातें मैंने आपको कही है, इनमें से अगर एक आध बात भी आप अपने से आज से ही शुरू करेंगे तो इस समाज में जागृति का दौर शुरू हो जाएगा। समाज आज संघ से बहुत अपेक्षा करता है और संघ का दायित्व तो यह है कि समाज के बीच में इन विषयों को ले जा करके उनको जागरूक करे। यही इसका निमित्त था कि जो सम्मेलन हम जगह जगह आयोजित कर रहे हैं आपके सहयोग से, और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते हैं, बात सुनते हैं, और हो सकता है उनमें से कुछ के अंदर वो बात आ भी जाए। तो इतना कह करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत धैर्य से मेरी बात सुनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी। बड़े सरल शब्दों में पंच परिवर्तन के बारे में अरे हम सभी लोगों को अरे पता है, और कैसे हम बिना भेदभाव के एक पंक्ति में खड़े होके समाज का, देश का, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब